नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लास में। एक बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार प्रांत से आ रही है और ये सब बिहार के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा सुनहरा मौका, और बिहार के सभी स्टूडेंट्स इसका काफ़ी इंतजार भी कर रहे थे। और ये बिहार के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, उसके आसपास और सभी इसको फिल कर सकते हैं। किस टाइप से, किस कैटेगरी में आप फिल करोगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें क्या सिलेबस डिस्कशन हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट इसकी डेट्स है, इन सभी बातों पर केशव सर आपको कुछ ना कुछ चीजें बताने वाले हैं यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। केशव सर। बिल्कुल सर, सबसे बढ़िया बात ये है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स है ना सर, ये इस टाइम में एक तरह से बारिश है सर। ये बारिश मतलब तूफान आएगा इसके अंदर, तो कि इतनी सारी सीट्स है। और सबसे अच्छी बात ये है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट्स का होना भी जरूरी नहीं है। आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आप भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो जो पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा मन में उठता है ना, उसका आंसर मैं अभी दे रहा हूँ कि हाँ, आप भी एप्लीकेबल है अगर आप अदर स्टेट से भी है तो। बाकी की चीजें हम अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। और क्या होता है सर कि जैसे बिहार और झारखंड कभी एक ही हुआ करते थे, तो झारखंड और बिहार में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वहाँ रांची के बच्चे मतलब वहाँ आसपास के, मतलब ये फॉर्म उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम इस पर बात करेंगे दोस्तों। तो सोन, हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार में ये आपके पास एक मतलब वैकेंसी आई हुई है। मतलब रेवेन्यू एंड लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला है ये संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर एक पैनल निर्माण किया जा रहा है। मतलब आपका यहाँ पर एक पूरा वैकेंसी बताया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर ये है, संविदा पे है, तो यानी कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी है ये वो है कि आपके लिए ये कोई परमानेंट जॉब की तरह नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी देखेंगे आप जो इसके अंदर सैलरी वगैरह है वो बहुत प्यारी दे रखी है इसमें। तो संविदा पद पे जरूर है, लेकिन ये संविदा पद को कभी फिर मतलब टाइम के साथ कर सकते हैं, परमानेंट कर दिया जाता है। तो आपको तो ये इस पर ध्यान नहीं देना है सर। ऑनलाइन की आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है 12 मई है। 12 मई लास्ट डेट 12 मई है सर। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो कह रहा हूँ 12 मई का दिमाग रखे ही नहीं, अप्रैल एंड तक मुझे फिल कर देना है। 13 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे फिल करना। यानी कि अगर आप देखे जाए तो 13 अप्रैल से आपको इतना टाइम नहीं लगाना कि आप मई में चले जाएं। अगर मई में जा रहे हैं तो लास्ट डेट 12 मई है। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ, हालांकि सबसे अच्छी बात यह कि ये जो 1 महीना फॉर्म फिल करने की ये डेट, वो फिलिंग करने में नहीं, आपकी तैयारी में जाना चाहिए। कि आप तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ, आप फॉर्म जल्दी से फिल किया आपने, उसके बाद आपके लिए तो ऑब्वियसली जो 1 महीना ये भी आपके लिए एक एडवांटेज ही है कि उसके बाद जितना भी टाइम मिलेगा वो तो फायदा है ही। लेकिन इस 1 महीने में भी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि सर इसमें जो सिलेबस हमने देखा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक टाइम लगेगा दोस्त। और आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। हम बताएंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है। इसलिए आप अपनी, अगर आपने इसको फिल करने का मन बना लिया तो फिल करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल सर अगर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इन्होंने कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जो आपको एग्जाम के बाद भी काम आने वाले हैं, डीवी के टाइम। और अभी से मतलब अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप बनाने में भी जुट जाइए, जो आपको उससे दिक्कत नहीं हो। जैसे अगर बात करें तो मैट्रिक्स जो परीक्षा का उसका प्रमाण पत्र चाहिए, कहाँ से मिलेगा? जो भी संबंधित आपका बोर्ड है वो आपको देगा। अगर अपन बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तो आपको संबंधित जो बोर्ड होगा वो आपको देता ही है। सर चरित्र प्रमाण पर, जाति पर, सर ये चीजें क्या कभी बनती नहीं, और बनती तो कभी आउट ऑफ डेट हो जाती है। तो बच्चों को भी पता होना चाहिए कि आप इनको एक बैक हैंड पर बनाने का तैयार करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, स्कूल बोर्ड का आपको बोर्ड से मिल जाएगा, आपको अपने डिप्लोमा से, कॉलेज से आप ले रहे हैं, मतलब ये सब सर्टिफिकेट तैयार रखें। आप जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सब तैयार रखें। आई प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में तो उसका सर्टिफिकेट आप तैयार रखें। ठीक है, और अब जो फोटोग्राफ, लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको चाहिए। और सर बिहार का निवास, जो मूल निवास जो आपके पास है, ठीक है, स्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह वो मांगा गया है आपके पास। ठीक है, आपको बता दूंगा ये जो चीज है इंपॉर्टेंट की सर, यानी कि हम केवल बिहार के लोग ही दे सकते हैं क्या, उसका मैं आपको बता दूंगा, रिवील कर दूंगा कि जो आपके अगर अदर स्टेट के हैं तो वो जो जनरल कैटेगरी सिर्फ उसी में आप अलाउड होंगे। जो आपको अदर कैटेगरी का फायदा उठाना है उसके लिए तो बिहार के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप बिहार के निवासी हैं, तो ही आपको वो सारे एडवांटेज मिलेंगे। उस पर भी हम आएंगे, ये सारी चीजें इसमें। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आप ये सारी चीजें रख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर पदों की संख्या पर, अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड पद होंगे। सर आप थोड़ा पदों का एक बार पूरा विश्लेषण कर दीजिए। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले देखिए इसके अंदर 4 कैटेगरी के अंदर इन्होंने पोस्ट निकाली है, और ये जो इतनी सारी पोस्ट है वो सब 4 कैटेगरी में बांट दी गई। जिसमें सबसे पहली जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर आपको जो जनरल की 145 सीट्स है, बंदोबस्त पदाधिकारी जो है इसके अंदर सर टोटल 355 सीट्स है। ये बात आप याद रखेंगे कि भैया 355 सीट्स यहाँ होने वाली है आपके सामने। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें सर
तो ये तो सर सब कैटेगरी वाइज आ जाएगी यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर ये है कि इसके अंदर केवल डिग्री वाले अलाउड है, और वो भी जो 2 साल पहले डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं उनको ये 2 साल का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनाना है, क्योंकि इसमें इन्होंने ये बोला है साफ साफ कि 2 साल का आपके पास या तो गवर्नमेंट वाला या फिर गैर सरकारी वाले के संस्थानों के अंदर कार्य करने का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। यानी कि 2021 से उससे पहले अगर आप पास आउट हुए ये तो जरूरी है ही, और उसके बाद जो सर्टिफिकेट है उसके साथ आपको ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए जैसे सर ने यहाँ कहा कि इस वैकेंसी के लिए 2 चीजें हमको चाहिए होगी जी। एक तो आपका जो भी डिग्री हुआ है वो 2 साल पहले होना चाहिए, ठीक है, एक तरीके से, और 2 साल का वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, मतलब कहीं से भी आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस आएंगे सर बाद में, सर हमारे पास नहीं है तो क्या है, तो वो आप लोग इसको किस तरह से करते हो, अगर आपने कहीं काम किया हुआ है तो आप वहां से सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। सबसे अच्छी बात है प्राइवेट भी मेंशन करके, तो बहुत से लोगों को पता है इसका तरीका, ठीक है। अगर सर हम सेकंड वैकेंसी की बात करें, यहाँ 758 सीट्स 758 इस डिपार्टमेंट में सीट्स आई है, काफी अच्छी सीट्स है। अगर बात करें तो यहाँ पर ये सेम बात कही गई है, लेकिन ये डिप्लोमा के लिए सर की गई है, और 2 साल का इसमें भी संबंधित आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस आपको यानी कि आपका डिप्लोमा भी 2021 या उससे पहले का होना चाहिए, मतलब उसके बाद का नहीं चल सकता, वहां तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं रही आपके पास। अगर हम बात करें सबसे बड़ी नंबर ऑफ वैकेंसी जिस डिपार्टमेंट में आई है वो है सर विशेष सर्वेक्षण अमीन डिपार्टमेंट, जहां आपके पास 8,244 पोस्ट आई है दोस्तों। और अगर हम बात करें इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इसमें आपको 3 वर्षीय सिविल इंजीनियर, सर ये डिप्लोमा के लिए सिर्फ डिप्लोमा के लिए वैकेंसी आई है, तो डिप्लोमा के विद्यार्थी के लिए एक सुनहरा बिहार में एक अवसर आया हुआ है, जिसको आपको पूरा आप उस पर लाभ उठाएंगे। आगे हम बात करें चौथे डिपार्टमेंट की, तो चौथा डिपार्टमेंट आपके पास ये है, लेकिन सर इसमें आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपके पास इसमें 744 पोस्ट आई हुई है। मतलब यहाँ पे अगर आप बीए है, बीएससी है, जो भी आपके पास डिग्री, आपके पास अगर आप ग्रेजुएट है, इवन आप बीटेक भी चालू इसमें शामिल हो सकते हैं, वो सब लोग दे सकते हैं। उन्होंने पूरा अच्छे से मेंशन कर दिया कि आपके पास बस एक ग्रेजुएट अगर आप है तो आप इसके अंदर क्लर्क वाली जो जॉब है उसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसका सिलेबस देखोगे ना तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि सब इसको फिल कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है कि सर मैंने डिप्लोमा के बाद डिग्री किया है तो मेरी कहानी क्या है, मैं अलाउड हूं कि नहीं हूं? अगर आपने डिप्लोमा के बाद डिग्री किया है तो आप डिप्लोमा बेसिस पर उस वैकेंसी को फिल करिए। सर वैसे इसका जो मैंने देखा है कि इसमें कहानी कुछ इस तरह से है कि सर अगर आपने डिप्लोमा के बाद डिग्री किया है ना सर, और वो भी अगर 2 साल पहले तक किया है, तो आप तीनों में अलाउड है सर। तीनों में, क्योंकि आप इसमें भी अलाउड है, इसमें भी अलाउड है, इसमें भी अलाउड है। पिछले साल के जो बच्चों ने दिया उसमें भी ये बोल रहे हैं कि सर तीनों में ही अलाउड हो पाएंगे बच्चे, तो ये तीनों वैकेंसी को फिल कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, और ये तो करना ही चाहिए, बड़ी बात है। अगर सबसे बड़ी बात है इसने मेंशन किया है कि आप अलग अलग जगहों पे भी फिल कर सकते हैं एक साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी फिल कर सकते हैं। आप इन चारों फॉर्म के लिए चारों पोस्ट के लिए 4 अलग अलग एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है सर। ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर और कितना अच्छी बात है कि डिग्री के बाद डिप्लोमा के लिए तो सर बहुत ही बड़े सुनहरे अवसर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर सर हम आगे बात करें तो देखो सर, जैसे अपन बात कर रहे थे, यदि एक आवेदक यदि 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। आपको अलग अलग आवेदन फिल करना होगा। अगर चारों पदों के लिए आप एलिजिबल है, आपने देख लिया कि नहीं मैं चारों पदों को भर सकता हूं, तो दोस्त आप चारों पदों के लिए 4 आवेदन आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो सर शैक्षणिक योग्यता में डिग्री के अलावा किसी भी समकक्ष या डिग्री के परिवर्तित नाम के आधार पर मान्यता नहीं होगी। मतलब डिग्री होनी चाहिए जिसमें आप सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि अगर कोई बच्चे अभी तक कंफ्यूज है तो मैं बता दूं कि ये जो पोस्ट वगैरह निकली है सारी, वो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल की कहानी नहीं है। मैं बहुत क्लियरली कहता हूं यहाँ पे सारी कहानी सिविल की है। तो सिविल के लिए डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए कहानी है ये, तो उनके लिए है सारी की सारी सीट्स। पर सर सिविल वालों को मैकेनिकल पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, ये कहानी। ये एक और चीज है इसके अंदर जो हमें भी रिवील करने वाले सिलेबस के अंदर, कि वहां पे मैकेनिकल भी और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा सिविल वाले को, तो ये जरूर है। और हम आपको ये भी बताएंगे इस पूरे के पूरे उसमें कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। अब उत्कर्ष आपके साथ किस तरह से इसमें रहने वाला, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आयु सीमा की बात की जाए सर, तो न्यूनतम आयु यहाँ पर 21 वर्ष, और अगर थोड़ा सा अगर हम कैटेगरी की बात कर ले तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष। समय अलग अलग दे रखा है सर, वो तो ठीक है, तो आयु का इतना वो नहीं है। पर जनरल कैटेगरी वाले 21 से 37 ईयर्स तक के हो सकते हैं, यानी कि अगर मैक्सिमम की बात करें तो 37 तक आप जा सकते हो, और बाकी अगर आपके पास कैटेगरी तो 40-42 तक भी आ सकते हो आप। ठीक है, ये तो सिंपल सा।
आरक्षण कोड और आरक्षण नीति में यहाँ एक बात दी हुई है इन्होंने, जिस पर अपन बात करेंगे। सर पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को आप पॉइंट नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे सेकंड के अंदर साफ साफ बोला है कि बिहार का जो मूल निवासी है, जिन्हें बराबर सरकार के समकक्ष पदाधिकारी से आरक्षण के लिए विधिवत एवं उचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो, उन्हें आरक्षण लाभ के योग्य माना जाएगा। मतलब यानी कि जो बाकी सब में अगर आप अप्लाई करते हो कि आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, इन सब में अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर आपके लिए बिहार के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और सर उसमें एक बात और कह दी कि आपको उचित जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी। एससी एसटी अगर आप हैं तो उसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये जाति प्रमाण पत्र बिहार सरकार का होना चाहिए, आपको बना लेना चाहिए। सर अगला वाला जो है, आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं है तो वे उपरोक्त पद हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार आरक्षण लाभ के लिए योग्य नहीं होंगे। मतलब आपको जनरल में ही आपको फिर उसके बाद फिल करना है। अगर आप बिहार से नहीं है तो जनरल कैटेगरी के थ्रू ही आप फिल कर सकते हैं। आप बाकी के जितने भी रिजर्वेशन है उसके अंदर आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो ये अगर गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा। अगर आपने गलत आरक्षण का दावा कर दिया तो आपको फिर उसके बाद वो करेंगे और जनरल कैटेगरी से आपकी सारी चीजें करने वाले हैं यहाँ पर। अगर आगे अनुभव की बात करें तो अनुभव के लिए कोई अंक अथवा लाभ देय नहीं होगा। सर बहुत बड़ी बात है इस अनुभव, मतलब सर जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इसके कोई अलग से नंबर नहीं जुड़ेंगे, बस आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो कंपल्सरी स्टार्टिंग खंड 1 और खंड 2 के लिए। सर परीक्षा की प्रक्रिया थोड़ा मैं समझा देता हूँ इसमें क्या होने वाला है। परीक्षा आपकी सारी की सारी ऑनलाइन रहने वाली दोस्त, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा। इस पेपर में क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन के द्वारा फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब आपका पेपर आएगा, क्योंकि अलग अलग पारियों में पेपर होगा तो अलग अलग पेपर बनेंगे। तो अलग अलग पेपर बनेगा तो कोई पेपर हार्ड भी बन सकता है, कोई पेपर सिंपल भी बन सकता है। तो इन्होंने कहा कि हम उस पर नॉर्मलाइजिंग करेंगे और फिर आपका फाइनल रिजल्ट देंगे। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए उन्होंने +4 की बात कही और नेगेटिव मार्किंग की भी यहाँ बात की हुई है। अब नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा क्या है कि हिंदी में लिखने की वजह से थोड़ा अभी क्लियरिफिकेशन नहीं है। मुझे लगता है सर 1/4 नेगेटिव मार्किंग। मतलब ये इन्होंने एक बस ये लाइन गलत अजीब सी लग रही है कि 4 गलत उत्तर के लिए -1 नहीं होना चाहिए। एक गलत उत्तर करते हो अब तो उसके लिए -1 होना चाहिए, क्योंकि 1/4 हो जाएगा। +4 अगर आप दे रहे हो तो 1/4 काट रहे हो यानी डिलीट कर रहे हो तो -1 पर तो और भी हम बात कर लेंगे बाद में और इसका क्लियरिफिकेशन जान लेंगे। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए कुल पर्सनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपका 2 घंटे 15 मिनट मिलने वाले। सर लगभग 135 मिनट में 100 क्वेश्चंस इनको करने होंगे। तो लेवल भी आपको उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। सर ये जो थोड़ा फोर्थ क्या है, 6 नंबर का जो पॉइंट है, 7 नंबर का, सॉरी, इस पॉइंट में थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन चाहिए। सर जो ये 100 क्वेश्चंस है जिसको हम बोल रहे हैं कि 2 आवर्स 15 मिनट्स के, वो जो है शुरुआत की 3 पोस्ट जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि जो 3 पोस्ट डिग्री और डिप्लोमा वाले। पहली वाली पोस्ट कौन सी थी सर? डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस वाला, 2 साल का एक्सपीरियंस। सेकंड वाली थी डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस, और तीसरी थी बिना किसी एक्सपीरियंस के डिप्लोमा वाली जो है, तो सबसे ज्यादा सीट्स थी। उन तीनों के अंदर 100 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जो फोर्थ पोस्ट है जिसके अंदर आप अगर नॉन टेक्निकल है वो भी फिल कर सकते हैं, बीए वगैरह, तो वो 150 जो क्वेश्चन है उसके लिए अलग तरीका है कि उसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे और उसको इसने बांट रखा है कि 50 क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। तो वो कहानी यानी कि अगर आप टेक्निकल वाले पोस्ट फिल कर रहे हैं शुरुआत की 3 में तो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। टाइमिंग 2 आवर्स 15 मिनट्स का ही होगा। मतलब जो चौथा नंबर का पोस्ट है आपका, उसके लिए 150 क्वेश्चंस इन्होंने कहा है ना। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस की बात हुई है, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है। अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आपका जो पहली पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग और जनरल स्टडीज, इन 2 पोर्शन से आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। 75 क्वेश्चंस होंगे आपके टेक्निकल सिविल से और 25 क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडी से। सर ये तीनों, अगर तीनों देखा जाए तो सेम टू सेम चीजें इन्होंने कही हुई है, पैटर्न सेम है तीनों में। चौथे की जो बात कर रहे थे उसमें आपका जनरल नॉलेज होगा वो 150 नंबर का 150 का टोटल है। इसमें जीएस, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी 50 इन्होंने कर रखी है। तो यहाँ पूरा का पूरा हम बोल रहे थे आपसे कि इसमें किसी भी प्रकार की आपको ऐसा नहीं है कि आपको बीटेक ही चाहिए, इसमें कोई भी भर सकता है, ठीक है। बस इसमें ये याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। अगर सर हम ऑनलाइन आवेदन भरने की इससे संबंधित प्रक्रिया के बाद सर मुझे लगता है ये तो स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं बिल्कुल। इसमें 7-8 स्टेप्स ने बता रखी है कि जैसे फर्स्ट स्टेप के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरा समझा रखा, बहुत अच्छे समझाया इसने। सेकंड नंबर पे बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है। थर्ड नंबर पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो भी है वो चीजें फिल करनी है आपको। फिर वर्क एक्सपीरियंस को आपको फिल करना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो 1 बाय 1 आपको ये सब चीजें मिलेगी इसके अंदर। फिर फिफ्थ नंबर पे एक बार अपन को ना स्टेप नंबर 5 पे थोड़ा सा अपलोड फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स, इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए
तो आपके पास क्या है, इन्होंने बोला हुआ है कि एजुकेशन, क्वालिफिकेशन या वर्क आदि से संबंधित सूचनाओं को भरने के बाद अभ्यर्थी अपना उच्च कोणों का रंगीन पासपोर्ट साइज, रंगीन, ये बात याद रखना, आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो कलर होना चाहिए ना इसको, और हस्ताक्षर कर कंप्यूटर दिए स्कैन कर, मैं अच्छे से आप इस चीज को करवाना दोस्तों। मतलब क्या होता है सर, कभी कभी सबसे ज्यादा दिक्कत इस पॉइंट में आती है कि जो बच्चा जब फोटोग्राफ अपलोड करता है, सिग्नेचर अपलोड करता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हो तो जाता है लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया जाता है, फॉर्म रिजेक्ट करने में सबसे बड़ा हाथ इसका यही होता है, तो इसका ध्यान रखना, इस पॉइंट्स पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो आप ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई इतना वो नहीं है इसमें यहाँ तक, ठीक है। अगर सर आवेदन शुल्क की बात की जाए तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, 800 रुपए का आवेदन शुल्क इन्होंने रखा है, और अगर कैटेगरी की बात करें तो 400 रुपए का इसका इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं है। और ये एक बात याद रखना दोस्त, हार्ड कॉपी हमेशा अपने पास रख ले, हार्ड कॉपी हमेशा अपने पास रख ले। और यहाँ बोला भी इन्होंने, रखने के साथ साथ देखो, सफलतापूर्वक आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी को ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन मेल भेजा जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचनाएं अंकित होगी। आपके पास मेल आ जाएगा दोस्तों। डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी को प्रसन्न कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वहां नहीं भेजना, आपने ऑनलाइन कर दिया, पर अपने पास रख लें सर, क्योंकि बाद में एग्जाम होने के बाद में, रिजल्ट्स आने के बाद में कभी कभी क्या है, कॉपी काम आ जाती है सर, ठीक है। इसलिए इसमें थोड़ा सा वो चीज रखनी चाहिए। आगे हम बढ़े, बाकी तो आप देख सकते हैं उसमें। तो मुझे लगता है सर सिलेबस पे हमको आना चाहिए, तो मेन जो डेट है वो तो उससे पहले हमें डेट से बात कर लेनी चाहिए। डेट जैसे सर ने बोला 13 तारीख 13 अप्रैल से स्टार्ट हो जा रही है और 12 मई तक इसका लास्ट तिथि होगा। अगर हम बात करें परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु चालान डाउनलोड करने की बात है तो ये 10 तारीख है सर, 10 मई, जी जी, ठीक है। और यहाँ पर नेट बैंकिंग के द्वारा करना चाहते हो तो 12 तारीख तक कर सकते हो, ठीक है। अपलोड ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको यथासंभव सूचित कर दिया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। मतलब अभी तक ये टेंटेटिव भी इन्होंने नहीं दी है जी, टेंटेटिव भी नहीं दी है, और एग्जाम का भी इन्होंने नहीं बताया। सर आपको क्या लगता है ये एग्जाम अगर देखा जाए तो कितने महीने लेगा, अगर अपन बात करें कि फॉर्म भरने के बाद? क्योंकि सर देखो मैं बताऊं आपको, बिहार का एग्जाम है, हाँ, मैंने पहले भी देखा है, काफी लेट भी हो जाते हैं एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल सर, इवन लास्ट वाला हुआ ही था, हाँ। ये लास्ट वाला सेम एग्जाम सर वहां पर बिहार का, लेकिन उस टाइम में क्या, एक तो कुछ कहानी है कि कोविड की कहानी भी थी, तो उसकी वजह से एक के बाद एक कुछ ऐसे लूप होल हुए थे कि वहां पे लेट हुआ था, ज्यादा लेट हो गया था, बहुत ज्यादा लेट हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपको मुझे लगता है आप लोगों को 6 महीने का ड्यूरेशन लेना चाहिए, 5 से 6 महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए लगभग, यही लोग कयास भी लगा रहे हैं। मतलब ऑनेस्टली टू बी फ्रैंक कि वो सब लोग, ज्यादा लोगों का ये मानना कि 5-6 महीने के आसपास में लगने चाहिए, तो वही हम सोच सकते हैं यहाँ पे। और रही बात यहाँ पे कि बाकी सब जो एडमिट कार्ड है, मेरिट लिस्ट है, वो सब सारी की सारी बात की बात है सर। दोस्तों अगर अपन अब चलते हैं यहाँ पर, अगर बात अपन करें तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं सर, है ना। एक इंटरव्यू का इन्होंने मेंशन किया है अच्छे से यहाँ पे कि जो नेक्स्ट पॉइंट पे है, काउंसलिंग या इंटरव्यू के लिए, सर उसको भी एक बार देख लेते हैं कि सर मेधा सूची में सम्मिलित मेधा काउंसलिंग और इंटरव्यू होगा, यानी कि इसमें एक इंटरव्यू का प्रोसीजर भी होगा यहाँ पे लास्ट में जब सेलेक्ट होने के बाद, यानी कि एक तो पहले आपको एग्जाम देना है सीबीटी बेस पे, उसके बाद फिर इसका काउंसलिंग है वहाँ पे। उसमें मुझे लगता है कि उनके डीवी, हाँ मतलब उसमें डीवी वाला ही काम होगा, वो मेनली सर्टिफिकेट ही चेक होंगे, वो मेनली तो वही चीज है। जनरली आपके सर्टिफिकेट इसमें चेक होने आपकी जो एक्सपीरियंस वगैरह है, जो उसको जिसको चेक, वो उनको चेक करना है कि हाँ आपने वास्तव में कहाँ काम किया था 2 साल पहले का, तो वो जरूर चेक होगा यहाँ पे, वो सारी डीवी वगैरह होगा, वो सारी चीजें होंगी, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। अगर और हम इस पर जैसे जैसे बात आती है वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। सर सिलेबस की बात यहाँ आ चुकी है जी, तो सबसे पहले आप सिलेबस, सर पहले वाली जो पोस्टर्स का सिलेबस आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। अगर सिलेबस को हम पढ़ेंगे सर और बच्चा भी पढ़ेगा तो बहुत कंफ्यूज होने वाला है, इसलिए क्योंकि इसने सब कुछ भी उटपटांग तरीके से फिल कर रखा है, कुछ भी उटपटांग तरीके से। ऐसे ही फिलिंग सर मैंने देखी थी किसी और एग्जाम में भी था, लेकिन इसमें तो कुछ ज्यादा ही कर रखा है कि पहले स्टार्ट करते हो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर वापस फिजिक्स चालू कर दिया, फिर उसमें मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, मैथमेटिक्स में ये बता दिया, फिर मैथमेटिक्स आगे भी आ गया। तो मैं बता दूं सर कि अल्टीमेटली फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि साइंस है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट है, बायोलॉजी वाला पार्ट नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री इसने मेंशन किया है, साथ साथ मैथ्स के अंदर डिस्क्रीट मैथ्स भी ऐड की है इसने। डिस्क्रीट मैथ्स, ये सर देखिए डिस्क्रीट मैथ्स का भी बताया, यानी कि मैथ्स भी पढ़नी है, जिसके अंदर इसने बोला है कि कैलकुलस भी पूछेगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेगा, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट पूछेगा और लीनियर अलजेब्रा, यानी कि जनरली जो गेट के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो उसका बहुत बेसिक लेवल का आपको बहुत बेसिक लेवल का आइडिया आपको होना चाहिए। मैं तो आपसे यही जानना चाहूंगा, अगर आज स्टूडेंट्स की तैयारी करना चाहता है तो उत्कर्ष इसमें किस तरह से उनकी हेल्प कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है,
जी। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि मैकेनिक्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और आगे जाके अगर अपन और चीजें सिविल में के सारे देखें, subject सिविल है। के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ आ रहे हैं, ठीक जी। है। तो सर इसमें किस तरह से आप देखते हो इस चीज को? तो थोड़ा सबसे प्यारी चीज ये है कि उत्कर्ष ने हमेशा अपना जो एक्सेलेंसी है वो शो किया है। बच्चे जानते हैं यहाँ पे जो सिविल के सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हो चाहे वो मैकेनिकल के हो, और साथ साथ इसमें जो मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री का तड़का है उसके लिए तो उत्कर्ष जाना जाता ही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर ये सबसे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बच्चे के लिए, और यहाँ पर मुझे लगता है जो कि डिमांड आ रही है बच्चों की तरफ से, तो उत्कर्ष भी जल्द ही इसके लिए कोर्स लॉन्च करने वाला है सर, ऑनलाइन के लिए। तो जाके बिहार के जो बच्चे हैं जो भी पढ़ने वाले, हम इस पर ट्राई करेंगे कि आपके लिए कुछ ना कुछ लेके लेके आए आए यहाँ सर, पर, बिल्कुल। चाहे वो यूट्यूब सेशंस हो, चाहे वो कंटिन्यूसली बच्चों का मैसेज यही आ रहा है कि सर इसके लिए आप कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं ना, तो उसके लिए हम जरूर प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ प्लान करेंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ जो सिलेबस है वो इस तरह से है कि इसको सर बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसका पूरा पूरा एक ऑर्गेनाइज वे में लिख रखा है। मैथ्स के अंदर जो 4 टॉपिक्स है वो कवर किए हैं, डिस्क्रीट मैथ्स किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री किया है। उसमें जो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है सर, वो जो तड़का होता है सर, वो हमेशा एग्जाम में जो पूछा जाता है उसका एक लगभग छोटा सा जो पार्ट है समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा जो मशीन वाला, थोड़ा सा नेटवर्क वाला पार्ट है, उसमें थोड़ा सा एक सेमीकंडक्टर का नहीं, बस इतने से जानना है। हाँ, वो बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद सिविल जो मैकेनिकल का आपको पता ही है थोड़ा, और फिर जो सिविल के मेन सब्जेक्ट है और कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा थ्योरी है वो भी से पार्ट शामिल है। और इसमें मेन अगर सिविल के सब्जेक्ट की बात की जाए तो मेनली सारे सिविल के सब्जेक्ट आ जा रहे हैं। और एक बात और याद रखना दोस्त, यहाँ पर है ना लॉ एंड एथिक्स की बात भी गई है ना, ठीक है। यहाँ पे सारी बातें की गई है, मतलब आपका सिलेबस है ना ओनली सिविल ब्रांच से ना होके सब चीज आपको पढ़नी सभी चीज आपको थोड़ा कोर्स बड़ा होगा, लेकिन बड़ा वो होगा थोड़ा आप सा, मतलब इसका एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज, पेपर का जो लेवल है वो बेसिक लेवल का होता है हमेशा, तो उसका बस ध्यान रखें। आपको एक बार नॉलेज सारी होनी चाहिए इसके लिए। और सर जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी और इंडियन लैंग्वेज, ये भी पूरा का पूरा आपको इस पर हम अलग से सेशंस लेके आएंगे कि आप सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं। उस पर हमारा पूरा का पूरा एक नया सेशंस आपके सामने होगा आपकी हेल्प के लिए। और अगर सर सभी पोस्ट में देखा जाए तो कुछ ना कुछ सिलेबस उसी टाइप का सभी का है सर, वो कवर हो रहा है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब में लगभग कोई चीज हो रही है, वही आपको पढ़ना एक ही है। थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स हट गए होंगे, कुछ टॉपिक्स मिल गए होंगे, तो सारी चीजें ये है आपके पास, ठीक है। पूरा सिलेबस में सर यही देख पा रहा हूँ मैं कि सारा यही है। पार्ट 4 के अलग है, पार्ट 4 के लिए जो बात थी वो अलग है सर, उसमें भी कुछ अलग नहीं है। अगर देखा जाए तो जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स में भी इन्होंने क्या बोला है सर, ये सारी की सारी चीजें हम रीजनिंग और ये हम एसएससी जेई के सिलेबस में पढ़ता है। बिल्कुल। तो अगर एक इंजीनियर है वो इस फॉर्म को भर रहा है तो भर सकता है। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। इस पे ध्यान अभी एकदम से सिलेबस पे गया तो ध्यान गया इस बात पे कि यार, तो ऐसा नहीं है कि अपन जिसको सोच रहे हैं कि यार ये बाकी को फायदा होगा या बीए या बीएससी करने वालों को फायदा होगा, नहीं, ये तो वो सब टॉपिक है जो स्पेशली एसएससी जेईई के एग्जाम में पढ़ने पड़ते हैं। इंडिया की जो सारी कहानी है वो पढ़ना है, उसके बाद मैथ्स के लिए ये चीज पढ़नी है, मेंटल एबिलिटी के लिए सारी चीजें पढ़नी है जो सिलेबस में पूरा। आप पहले से सर स्टूडेंट जब जो कोई जेईई की तैयारी कर रहा होगा ना, तो ये सारी चीजें वो पढ़ रहा होगा, तो उसके लिए चारों पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात है सर, आप ध्यान इस बात पे जरूर जा रहा है कि जो 4th वाली पोस्ट है सर, उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा था इन्होंने। तो यानी कि अगर केवल सिंपल बीटेक अभी का है, वो बोले कि सर मैं तो किसी में भी नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 साल वाले एक्सपीरियंस में भी नहीं हूँ। हाँ, अभी तो मैं चल ही रहा हूँ सर, मेरा डिप्लोमा चल ही रहा है। आप ये वाली पोस्ट भर दीजिए सर। ये 4th नंबर वाले के अंदर सर ये जरूर है ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा अलाउड नहीं है। तो उसके अंदर जो बीटेक वाला बच्चा है, जो बीटेक जिसने निकाली, उसको अगर ये लग रहा है कि सर मैं इसमें अलाउड होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो हाँ, अब तक शुरुआती 3 पोस्ट में तो आप अलाउड नहीं है अगर आपका अभी इस साल बीटेक हुआ है तो। लेकिन आप 4th नंबर पे फिल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बीटेक ही मांगा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और उसके बाद जो सिलेबस है वो वही है जो आप ऐसी जगह अगर तैयारी करने वाले होंगे ना, तो भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी क्लर्क वाली जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये आपके पास एक बहुत सुनहरा अवसर बिहार के सभी अपने विद्यार्थियों के लिए। और कैसा सर आप आपको कुछ बताएंगे कि किस तरह से तैयारी करें, तो कैसा थोड़ा सर बस मैं यही कहूंगा कि सर जो टाइम है वो टाइम सफिशिएंट है, अगर एक बार थोरोली सारे की सारी थ्योरी को जान लिया जाए। और यहाँ पर जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, मुझे लगता है कि जो शॉर्ट नोट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जब लास्ट का 6 मंथ आ रहा होगा ना सर, उस टाइम में सारे जो इतना बड़ा सिलेबस है उसके सारे जो पॉइंट्स है, बस वही पढ़ने का टाइम होना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ पाया तो उस टाइम फिर वो होच हो जाता है। ये एग्जाम की सबसे बड़ी चीज है सर। और सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्या होता है कि विद्यार्थी इस फॉर्म को मतलब देखने के बाद उसके बहुत क्वेश्चन होता है, भैया आपको फॉर्म भरना है और तैयारी करनी है, बिल्कुल सही। 2 ही चीज यहाँ पर होती है। और सर क्या बहुत सारे स्टूडेंट को होता है, सर नहीं ये तो ना ये एग्जाम लेट होता जाता है, आपको उससे मतलब नहीं है। लेट होता है, आप तो अपने टेक्निकल की तैयारी कर ही रहे हो ना, आप अपने नॉन टेक्निकल की तैयारी कर ही रहे हो ना। तो पर सर जो समीकरण बिहार की दिख रही है ना सर, मुझे नहीं लगता कि जो लेट पेस्टिवर होता है
2019 के अंदर उसके रीजन सॉलिड थे। इस बार इतना लेट भी नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चों को लगेगा कि शायद ये ऐसा नहीं कि अगले साल तक चल जाए। अगले साल तक तो सर मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये होगा 2023 के अंदर निपटेगा, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। हाँ, बस ये 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने इस तरह की कहानियां हो सकती है इसमें। बिल्कुल। तो आप सब इसमें तैयारी करते रहिए, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, हम जरूर इस पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम इसके सिलेबस पर भी आपके सामने एक वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।